नमस्कार। 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आपको बता दें कि 5 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव को बदनाम करने के लिए झूठा अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर की नई आजादी के 5 साल पूरे हो गए। और तीसरी बड़ी खबर दिल्ली सरकार से जुड़ी है, जहां सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां अखिलेश यादव ने स्टूल किट का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। और पांचवी बड़ी खबर बिहार से, जहां बिहार के वैशाली में बड़ा हादसा हुआ है। डीजे ट्रॉली पर सवार 9 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हुई है। चलिए, तो पहली बड़ी खबर चुनाव आयोग की। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव को बदनाम करने के लिए झूठा अभियान चलाया जा रहा है। आयोग ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें लोकसभा चुनाव में शुरुआत में घोषित मतदान प्रतिशत के आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों के बीच असामान्य रूप से बड़ा अंतर होने की बात कही गई थी। चुनाव आयोग का यह बयान कांग्रेस ने वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का हवाला देने के एक दिन बाद आया है। इसमें लोकसभा मतदान प्रतिशत में वृद्धि के बारे में सवाल उठाए गए हैं और चुनाव आयोग से चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआत में घोषित मतदान प्रतिशत के आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों के बीच असामान्य रूप से बड़ा अंतर है। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया कि मानव इतिहास में अब तक के सबसे पारदर्शी तरीके से हुए सबसे बड़े चुनाव को बदनाम करने के लिए झूठा अभियान चलाया जा रहा है। तो चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं वो ठीक नहीं है। इलेक्टोरल डेटा और नतीजे जो हैं वो कानूनन सही होते हैं। कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, जो अभियान चलाया गया, वो ठीक नहीं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसको बदनाम करने की कोशिश है, जाहिर तौर पर ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। हर इलेक्शन में ये तमाम बातें हमारे और आपके सामने आती है, लेकिन इस वक्त पे जो बात सामने आई है, अब उसके क्या मायने निकाले जाएं और आगे इस परिदृश्य में क्या हो सकता है? जी बिल्कुल राखी जी, देखिए बिल्कुल आपने ये सही बात बोली है कि अक्सर हमारे आमने सामने ये बातें आती भी हैं। और देखिए लगातार इंडिया गठबंधन इलेक्शंस के पहले भी और इलेक्शंस के बाद भी ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रहा था। और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट में दावा किया गया कि जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए सबको इंतजार था कि कब इलेक्शन कमीशन जो है वो सफाई देगा। और अब इलेक्शन कमीशन ने एक्सपर्ट पोस्ट कर ये बात साफ कह दी है कि हमारे खिलाफ झूठा अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह की कोई बात ही नहीं है, बल्कि हमने तो अगले दिन भी डाटा जो है वो अपलोड कर दिया था। और आपको भी याद होगा राखी जी, जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की हुई थी तो बड़े शायराना अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने ये बात कह दी कि हमारी मेहनत को कोई नहीं जानता है, हमारी मेहनत को कोई नहीं देखना चाहता, सिर्फ रिजल्ट सब देखना चाहते हैं और फिर हमारे ऊपर ही क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा कर देते हैं। तो अभी तक जब इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद में लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल हो, तो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश की गई कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब देखिए आने वाले टाइम में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है कि हो भी सकता है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाए। जिस तरीके से एडीआर की रिपोर्ट सामने आई और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सबसे ज्यादा हमलावर है। बिल्कुल ठीक है तनु, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण होगी, कांग्रेस ने भी क्योंकि इसको लेकर सवाल उठाए थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, इलेक्शन में तो ये तमाम बातें हमेशा आती रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इस वक्त पे ये हो जाता है कि इलेक्टोरल डेटा और जिस तरह से कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कानूनन सब कुछ सही होता है, तो इस तरह से चुनाव को बदनाम नहीं करना चाहिए। क्या जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है या राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज को स्वीकारेंगे? क्योंकि कई इलेक्शंस और बाकी हैं, कई उपचुनाव बाकी हैं, फिर वही प्रोसेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी देखिए जब अपकमिंग इलेक्शंस होंगे, जब विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे तमाम राज्यों में, तब फिर से ये मुद्दा उठने वाला है। और देखिए अगर बात की जाए स्वीकार करने की, तो विपक्ष कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने तो खुद कह दिया था
कि अगर हम आएंगे तो हम ईवीएम को हटाएंगे, चाहे हम ईवीएम से ही जीत गए हो। हम आज भी ईवीएम के खिलाफ है। तो देखिए, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक की अगर बात की जाए, या फिर सत्ता पक्ष की बात की जाए, या फिर विपक्ष की बात की जाए, लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष हमेशा ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन पर हमें भरोसा है, लेकिन अब आप फिर से देखिएगा राखी जी, जब इलेक्शन आएंगे ये मामला फिर से तूल पकड़ेगा और कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर रही है, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से हमलावर रहा है, वो एक बार फिर से हमें वही तस्वीर जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल तनु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव जो है उसे बदनाम करने की कोशिश होती है, जो नहीं होना चाहिए। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर क्या रुख करेंगे, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल बाद कश्मीर एक चौराहे पर खड़ा है, जहां उम्मीद, चुनौतियों और परिवर्तन का जटिल खेल चल रहा है। 5 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को संसद को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत की। उनके भाषण के बाद अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। सरकार ने इसका राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया है और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। 5 अगस्त 2019 को केंद्र में भाजपा सरकार ने जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों के साथ अधिक निकटता से जोड़ना था। इस निर्णय का मिश्रित प्रतिक्रियाओं से सामना हुआ और इसके प्रभाव गहरे रहे हैं। ऐतिहासिक निर्णय ने घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में भारी कमी लाई है। पिछले वर्षों की तुलना में 2024 में स्थानीय लोगों की भर्ती और आतंकवादियों की हत्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने का एक और परिणाम है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, देखिए एक बात तो है कि 5 साल आजादी के, नई आजादी के कहना चाहिए, पूरे होते हैं। 5वीं सालगिरह भी मनाते हैं, धारा 370 की बात भी हो गई है। एक बदलाव की जो बात हो रही है घाटी में और आतंकवाद से जो कनेक्ट करके किया जाता है, तो अब जो बातें निकल कर आ रही हैं, क्या मानते हैं? जी बिल्कुल राखी जी, मैं आपको बता दूं कि दफा 370 की मनसूखी के 5 बरस मुकम्मल होने पर आज जहां बीजेपी आर्टिकल 370 की मनसूखी के 5वें साल का जश्न मना रही है, मैं आपको बता दूं कि वही खित्ते में तशवीश पाई जा रही है कि अब तक पूरा जम्मू खित्ते में मुबीना तौर पर पाकिस्तान के सरपरस्ती में अक्सरियत पसंद के हमलों का अचानक आया खित्ते में लोगों के लिए तशवीश का बाइस बन गया है। मैं आपको बता दूं जम्मू खित्ते में रवा बरस अक्सरियत पसंदों के हमलों के वाक़े में इजाफा हुआ है। मरकजी में सरकार, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में खुसूसी हैसियत फराहम करने के बाद आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया और दावा किया कि 370 अक्सर पसंदी फैलाने के एक आला तौर पर गलत इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। मरकजी वजीर इंतजामिया 2 अलग अलग खित्तों में यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया है। मरकज के इस कदम के खिलाफ लोगों में अदम इत्मीनानी बावजूद वादी कश्मीर में हालात मामूल पर आ गई है। जी एक बात और बड़ी एजाज ये देखनी पड़ेगी कि आतंकी घाटी से जम्मू शिफ्ट, और मुझे लगता है कि नई आजादी जिसे हम कह रहे हैं ना कि 370 हटने को 5 साल होते हैं और उसकी एक सालगिरह है, तो काफी सूरत जो है वो घाटी की बदली थी। देखिए, कई लोगों ने इसका वेलकम किया, कई लोगों ने विरोध भी किया, राजनीतिक रूप से भी काफी सवाल जवाब इसको लेकर हुए थे। लेकिन असल में यदि तस्वीर देखी जाए तो मुझे लगता है बहुत नजदीक से जितना आप इसको ऑब्जर्व कर पाए होंगे वो शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो क्या लगता है कि वाकई में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आगामी समय में जो इलेक्शंस प्लान है उसको लेकर कितना एक बदलाव देखें? बिल्कुल राखी जी, मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता माह डोडा, कुफा और राजौरी में अक्सर पसंद के हमले में 12 फौजी जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के 20 जवान भी जख्मी हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से धारा 370 हटने के बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, खुसूसन अगर कश्मीर की बात करें, लोगों की बात करें, लोगों में खुशियां और लोग अपने कामों में मतलब खुशियां मना रहे हैं। कुछ लोग ये इसमें ब्लैक डे भी मना रहे हैं। आज अगर बात करें जम्मू की बात करें, जम्मू में कांग्रेस ने ये वहां पे ब्लैक डे भी मनाया गया है। मगर खुसूसन जम्मू कश्मीर में अगर मैंने अभी एक प्रोटेस्ट कवर किया है बीजेपी की तरफ से, वहां इस प्रोटेस्ट में कश्मीरी लोग भी शामिल है।
बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। धारा 370 हटाए जाने की 5वीं सालगिरह है और घाटे की सूरत जाहिर तौर पर बदली है। तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर एलजी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार है और इसके लिए दिल्ली सरकार की सलाह की आवश्यकता नहीं है। एलजी को बता दें कि कहीं ना कहीं एक एमसीडी से कई एक्ट मिले हुए हैं और ये अधिकार जो है एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं कि सलाह लेने की जरूरत पड़े। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की थी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, ये जो पूरा मामला सामने आया है, मुझे लगता है दिल्ली का ये पूरा मामला और एल्डरमैन की नियुक्ति और एलजी को लेकर, मतलब पहली बार हम नहीं ये तमाम बातों को सुन रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जहां कोर्ट का हस्तक्षेप होता है तमाम बातें सामने आ जाती हैं। आगे क्या रहा है इसमें? हाँ राखी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली एमसीडी चुनाव के बाद से ही दिल्ली एमसीडी में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच एल्डरमैन और को लेकर काफी तनाव चल रहा था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा मैं बता दूं, स्टैंडिंग कमेटी को लेकर भी कई चर्चाएं चल रही थी और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मतभेद चल रहा था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पिछली तारीख में फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज फैसला सुनाते हुए एलजी के पक्ष में फैसला दिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, एल्डरमैन की नियुक्ति की जो पावर रहेगी वो एलजी को रहेगी, नियुक्ति एलजी कर सकते हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी में काफी निराशा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि आपकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी और ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, देखिए अब तो जो आदेश हो गए हैं कि जो एलजी हो नियुक्ति कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अब ये नियुक्तियां हो जाए ये ठीक है। लेकिन इस मसले में जब राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप आता है तो ये विवाद जो है ना, इसमें क्लियरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। इरफान, लगता है कि अभी ये जो नियुक्ति की बात है ये बहुत अच्छे से, क्योंकि कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया है तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, लेकिन पहले जो चीजें आती रही हैं इन तमाम चीजों को लेकर, क्या उस पर रोक लगती दिखती है? यहाँ रखी बात करें, जिस तरह के तनाव चल रहे थे एमसीडी को लेकर, एमसीडी दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में एमसीडी की काफी व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, जिसको लेकर लगभग आम आदमी पार्टी लगातार निशाना एमसीडी की बीजेपी विपक्ष से साध रही थी। एमसीडी का आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा आरोप है कि एलजी को जो है प्रमोट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है एलजी को जो है पावर दे रही है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पावरलेस करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर एमसीडी की कई व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। एमसीडी के कई कार्य जो है वो ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का एक बड़ा मसला है। स्टैंडिंग कमेटी न होने की वजह से एमसीडी में कई जो कार्य है वो रुके पड़े हुए हैं, कई बजट रुके पड़े हुए हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी, लेकिन आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका देखने को मिला है। इसको लेकर अब सियासत करवाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पार्षदों की अगर बात करें तो निगम पार्षद जो है आम आदमी पार्टी को, उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब सियासत भी चरम सीमा पार कर रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इरफान पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जब हस्तक्षेप हुआ है तो एलजी जो है वो एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए, चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अक्सर एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और इसी क्रम में अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्टूल किट का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा की स्टूल किट की किटकिट से जनता परेशान है, ये कोई काम तो करते नहीं है, इसलिए इन्हें बयान मंत्री बना दें। दिल्ली लखनऊ के ओलंपिक में ये बेचारे गेंद की तरह हैं। दिल्ली का रैकेट इधर से लखनऊ भेजता है तो लखनऊ का रैकेट दिल्ली। ये हारे हुए हैं और कृपा पात्र मंत्री जी हैं, इसलिए ये चुपचाप सब सहने पर मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें दिल्ली से हमारे सहयोगी, चलिए लखनऊ से हमारे सहयोगी
समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से अखिलेश यादव एक्टिव तो हैं और जाहिर तौर पर लगातार उनकी बातों में कटाक्ष भी आता है, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते किसी मुद्दे को, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जो सीटें आई हैं तो उनका जो ग्राफ है वो बहुत अलग तरीके पे नजर आता है। लेकिन ये स्टूल किट वाला जो आया है, जो स्टूल किट की किट आई है, ये क्या है जिसमें नाम लिए बिना वो कहीं ना कहीं बिल्कुल घेर रहे हैं सीधे बीजेपी के दिग्गजों को? जी देखिए राखी जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, तो ये स्टूल किट वाली जो बात है, पूर्व में कई बार केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पे बैठे दिखाई दिए थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने तंज भी कसा था। पूर्व में कई बार ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पे बैठे दिखाई दिए थे, उनकी कुर्सी अलग से दिखाई दी थी, जिसको लेकर इनका नाम स्टूल मंत्री रख दिया था अखिलेश यादव ने। काफी दिन ये विवाद चला था, उसके बाद ये विवाद धीरे धीरे ठंडा गया और ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन लगातार उसके बाद अभी कुछ दिन पहले भी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का रिमोट कंट्रोल भी बता दिया था, उससे भी काफी विवाद चला था उसके बाद। लेकिन आज जनरेशन मिश्र जयंती पर जब अखिलेश यादव पहुंचे थे, तो वहां अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को बिना नाम लिए स्टूल मंत्री कह दिया, और हारे हुए मंत्री बता दिया कि जबरदस्ती के मंत्री हैं, क्योंकि ये जिस विधानसभा से लड़े थे वहां से हार गए थे और समाजवादी पार्टी के खाते में सीट आ गई थी गठबंधन के। जी, और भाजपा की स्टूल किट की जो किट है, मुझे लगता है अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। समीर, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। एक बात तो देखिए महत्वपूर्ण है कि लगातार जिस तरीके से लखनऊ की बात करें और अखिलेश यादव की बात करें, तो यहां से सवाल, और कहते हैं ना कि उनका एक्टिव होना सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं वो छोड़ना नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को। और अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर ये जो निशाना है बिना नाम लिए, तो कहते हैं ना कि भाजपा की स्टूल किट से कहीं ना कहीं बहुत चीजें निकल कर आ रही हैं। और देखते हैं ये जो तंज कसा है ये आने वाले समय में और कितना क्या कोई बयान पलटवार उधर से आता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, पांचवी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार के वैशाली में करंट लगने से 9 लोगों की मौत हुई है। बड़ा हादसा यहां हुआ है, जहां डीजे ट्रॉली पर सवार 9 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हुई है। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की है। मरने वाले सभी कम उम्र के हैं, जो डीजे ट्रॉली के ऊपर सवार होकर पहलजा घाट जा रहे थे, जहां से जल लेकर अपने गांव के मंदिर में जलाभिषेक करने वाले थे। लेकिन उससे पहले डीजे ट्रॉली जैसे ही सुल्तानपुर गांव से निकली, वैसे ही डीजे ट्रॉली का हॉर्न ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। ट्रॉली में करंट प्रवाहित हो गया, जिससे ट्रॉली में आग भी लग गई और उस पर सवार सभी लोग जिंदा झुलस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग को फोन कर लाइन कटवाई। तब तक 8 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी थी और इलाज के दौरान एक युवक की भी मौत हो गई। चलिए, इस वक्त आपको बता दें, बिहार से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ है हमारे धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ बहुत दुखद है और उम्मीद नहीं की जा सकती कि कहते हैं ना कि कोई भी हादसा हो जाए, शायद इसकी कल्पना नहीं की गई होगी, लेकिन ये जिस वजह से हुआ, क्या कोई लापरवाही सामने आई है अब तक की जांच पड़ताल में? जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, निसंदेह वैशाली जिले के लिए बहुत दुखदायी नहीं बल्कि बिहार के लिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसके शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार के सभी को 4-4 लाख रुपये मुआवजा यानी सहायता राशि उपलब्ध कराने की घोषणा भी कर दी है। और उन्होंने कहा कि ये घटना दुखद है और इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सीएम ने इसे संज्ञान लिया है और वहां की जो पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपया मुआवजा बतौर राशि उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है और जल्द ही भुगतान करने की बात ये भी कही गई है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा मामला हो गया बिहार के लिए। और जाहिर सी बात है कि इस समय सावन का महीना है और सावन के महीना में सोमवारी जो है महत्वपूर्ण होता है। आज का धारणा ये है, सोमवार के दिन सावन के महीने में सोमवार के दिन अगर पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें सुख शांति अतिरिक्त ये जो भी है मतलब वो अच्छी मिलती है। तो यही कारण है कि सोमवारी के दिन लोग जो है, जो नहीं भी पूजा करने के लिए लोग, वो भी पूजा करने के लिए उत्सुक होकर मंदिर में जाते हैं। और यही कारण है कि ये सभी लड़के डीजे पर बैठकर डांस करते ऊपर से नीचे, वही बहुत से लड़के थे, ऐसी बात नहीं है कि 9 ही थे,
बहुत से लड़के थे और सब डांस करते हुए जल भरने के लिए जा रहे थे कि अचानक वो ट्रॉली में वो करंट 11,000 वोल्ट की तार सट गई और तार सटने के बाद जोरदार जो है वहाँ वो आग लग गई और आग लगने के बाद जो है भगदड़ मची। उस दौरान जो है कई लोग जख्मी हो गए, जिसमें 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। और कहीं न कहीं सीधी सी बात है, ये बिजली विभाग का सिस्टम की लापरवाही प्रथम दृष्टया दिख रही है। वहां के परिजनों ने साफ रूप से कहा, रोते बिलखते भी कहा कि जिस तरह से घटना घटित हुई है ये बिजली विभाग का ही इसमें लापरवाही प्रथम दृष्टया दिख रही है। और उन मृतकों के आसपास के भी लोगों ने यही कहा कि इस नंगी तार यानी जर्जर तार की जो बदलने की कई बार लिखित सूचना भी दी गई थी बिजली विभाग को, लेकिन आज तक कान तक जू नहीं रहेगी और यही परिणाम स्वरूप आज देखने को मिला। ये सबसे बड़ा बात है कि जिस तरह से ये घटना घटित हुई सोमवार का दिन, ये सोमवार दिन के लिए 9 लोगों के परिवार के लिए अवमंगल साबित हुआ। ये हमेशा जब सावन के महीना आएगा और सोमवार का दिन आएगा और उस पीड़ित परिवार के लोगों को ठेस आएगी नहीं, बल्कि ये पूरे सिस्टम याद आ जाएगी जब तक वो जीवित रहेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि पर्व हर वर्ष आती है या चली जाती है। चलिए धर्मेंद्र जी, शासन प्रशासन की तरफ से कुछ किया जाएगा? जो मृतक है उनके परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता या उनकी कोई मदद की जाएगी? शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कोई बात हुई आपकी? तो जो राशि होती है वो दाह संस्कार के लिए उपलब्ध कराई गई। ये सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है 4-4 लाख रुपया के। और सबसे बड़ी बात है कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपया अब अविलंब उपलब्ध कराई जाएगी। ये सबसे बड़ी बात हो गई। और दाह संस्कार के लिए जो भी वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि है वो उनको दिया गया जो रूल ऑफ रेगुलेशन होता है उसके तहत उनको दाह संस्कार के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। प्रशासन भी वहाँ पहुंच के अपने नेतृत्व में, डीएम के नेतृत्व में सारे सिस्टम को सॉर्ट आउट किया। यहाँ तक कि जो उग्र होने का पीड़ित परिवार उग्र थे उसे समझाया बुझाया गया और कि जो भी इसमें जो भी दोषी होंगे उसे चलिए धर्मेंद्र जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है बहुत दुखद है। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता की बात की गई है। और 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।